तो पी ब्लॉक के तत्व हम किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझें कि समूह 13 से 18 तक के तत्व जो पाए जाते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? एक साथ पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्यों कहते हैं पी ब्लॉक? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, पी कक्षकों में प्रवेश करता है। तो एक जनरल बना लेते हैं हम। हमारे पास आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। समूह 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18वें को हम अलग पढ़ेंगे, अलग चैप्टर के रूप में, उत्कृष्ट गैसों के रूप में। अब आपको जानना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये कहां से शुरू होगा? समूह 13 से 18 तक जाएगा तो एस कक्षक पूरा भरा होगा और पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इस बेस पे अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जैसे बोरॉन में अगर, या बोरॉन परिवार में देखें तो ये Np1 है, ये Np2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है और ये P6 है। यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किस किस समूह में, वो मैंने आपको बताया है ना? क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद बारी आती है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या जो है वो आवेश के विलोमानुपात में होती है, यानी व्युत्क्रमानुपात में होती है। और इसका फॉर्मूला त्रिज्या निकालने का आपको पता है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है ये देखते हैं। हम 18वें को छोड़ रहे हैं, ये याद रखेंगे। तो किसी भी समूह में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने में क्या होता है? घटता है। यानी बोरान की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी इन सब में। कार्बन पे जाएंगे तो त्रिज्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, नाइट्रोजन पे और छोटी, ऑक्सीजन पे और छोटी और फ्लोरीन पे सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे, चाहे 13वें में चलें, 14वें में, 17वें में, जिसमें भी चलें, तो ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ने का कारण है कि जैसे बोरॉन वाले में अगर आप देखें तो पहले वाले में 2p है, नीचे आएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने से कोशों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव की। याद रखें, अभी जनरल पढ़ रहे हैं हम, है ना? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो किसी भी, अगर हम पी ब्लॉक पूरे की बात करें तो आयनन ऊर्जा का अर्थ होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। तो ऊर्जा किस हिसाब से लगेगी? नाभिक जितनी मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसको निकालने के लिए भी हमको उतनी ज्यादा ताकत या ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है।
यानी पहला इलेक्ट्रॉन बोरॉन से निकालना है तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी, कार्बन से निकालना है और ज्यादा ऊर्जा लगेगी, नाइट्रोजन से निकालना है और ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आवर्त वाले में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात कर लें। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। जब हम किसी विलगित गैसीय परमाणु पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, अब की बार निकाल नहीं रहे, हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से उसमें जोड़ रहे हैं, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके बदले कुछ ऊर्जा त्यागता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये भी नाभिक के आकर्षण पर निर्भर करता है, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। फिर अगला टॉपिक हमारा छोटा छोटा टॉपिक है, विद्युत ऋणात्मकता। तो अगली चीज जो हमको पढ़नी है, हाँ, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी अणु में जब दो परमाणु आपस में एक बंध से जुड़े होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक परमाणु जोड़े का जो इलेक्ट्रॉन है, जो बंध का इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर ज्यादा खींचता है। इस आकर्षित करने या खींचने की ताकत को ही हम क्या नाम देते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। यानी सहसंयोजक बंध से बंधे हुए अणु में किसी परमाणु द्वारा बंध के या साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम नाम देंगे विद्युत ऋणात्मकता। और यह भी निर्भर करती है नाभिक के आकर्षण पर। नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। तो ये इसलिए ये भी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो याद रखिए, जो भी चीज नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के साथ बढ़ेगी, वो बाएं से दाएं जाने पर उसके मान में वृद्धि होती है। त्रिज्या को छोड़ के त्रिज्या क्या होगी? घटती है। ठीक है, अब आते हैं आक्सीकरण अवस्थाएं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत होती है। क्या है आक्सीकरण अवस्थाएं? देखिए, होता यह है कि जब परमाणु अलग होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि उसकी आक्सीकरण अवस्था शून्य है, क्योंकि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन जब यही परमाणु किसी दूसरे के साथ जुड़ के बंध बना लेता है, एक अणु में आ जाता है, तब दो संभावनाएं हैं। या तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, और या तो दूसरे के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों में ही परिवर्तन होगा। या तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे, अलग नहीं हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं ये बोल रहा हूं इससे दूर चले जाएंगे, या तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं तो ऋणावेश दूर जाने की वजह से इसके ऊपर धन आवेश आएगा और इसकी आक्सीकरण अवस्था धन होगी। एक इलेक्ट्रॉन दूर गया तो धन 1, 2 गया तो धन 2, 3 गया तो धन 3। और वैसे ही अगर ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन नजदीक आया तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरीके से। तो आक्सीकरण अवस्थाएं ये बताती हैं कि बंध बनाते समय उसने अपने कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया, सीधे सीधे सरल शब्दों में।
तो मूल रूप से समूह 13 से 17 तक के ऑक्सीकरण अवस्थाएं, समूह 13 के लिए अगर आप देखें तो 13 के लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान -3 होता है, 15 के लिए -4, सॉरी 14 के लिए -4, 13 के बाद 15 के लिए -3 और -5, ठीक है, -3 मूल रूप से -3, इसके बाद -2, -1, इस तरीके से, मतलब 4 तक इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं बंध बनाने के लिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। एक टॉपिक और है जो बहुत महत्व का है, जिसको हम कहेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। तो हम बात करेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं समूह 15 के तत्व का, ठीक है। समूह 15 का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी NS2 NP3, यानी इसके पास बाह्यतम कोष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 S में है और 3 किस में है, P में, ठीक बात है। 2 S कक्षक में है और 3 P कक्षक में है। ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों को बंध बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सिर्फ इन 3 का इस्तेमाल कर रहा है, पहले किसका इस्तेमाल करेगा, जो बाहर है, बाहर कौन है, P के 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है -3। उसके बाद इसको जरूरत पड़ी तो ये S का भी इस्तेमाल करेगा। याद रखिए S का इस्तेमाल पहले नहीं कर सकता, पहले P का इस्तेमाल करेगा, P के खर्च हो जाने के बाद जरूरत पड़ने पर ये S के इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल करेगा। तो S का इलेक्ट्रॉन भी अगर इस्तेमाल हुआ तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा, -5। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है P के कारण, P के इलेक्ट्रॉनों के कारण, और +5 है 3, तो इसमें से किसका है, P का है। बचा 2 किसका है, बचा 2 जो है वो है हमारा S के इलेक्ट्रॉन के कारण। तो किसी भी समूह, P ब्लॉक समूह में खास तौर से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, P के इलेक्ट्रॉनों पर और S के इलेक्ट्रॉनों पर। अगर दोनों समान रूप से भाग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम समूह में नीचे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि S के इलेक्ट्रॉन अब बंध बनाने में भाग लेना कम कर दे रहे हैं, यानी P के इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लेते हैं, और जब तत्व को लगता है कि अच्छा चलो भाई अब हम क्या करें, S के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो S वाले बोलते हैं नहीं भाई हमको भाग नहीं लेना है, ये मना कर देते हैं बंध बनाने में भाग लेने से। इसी प्रभाव को नाम दिया गया अक्रिय युग्म प्रभाव। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह एक जोड़ा, ठीक है ना, एक जोड़ा बनाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि NS2 का मतलब हुआ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन S कक्षक का, अब जैसे जैसे हम समूह में नीचे आ रहे हैं बंध बनाने में भाग लेना कम कर रहा है, यानी उसकी क्रियाशीलता क्या होती जा रही, घट रही है, अब वो अक्रिय हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा यानी इलेक्ट्रॉन का युग्म अक्रिय हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया अक्रिय युग्म प्रभाव। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी P ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके बाह्यतम कोष के 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, P कक्षक के इलेक्ट्रॉन और S कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन। S में 2 पक्का रहेगा, P में जितना भी हो 1 2 3 4 5। अब जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर यह देखा गया है कि S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा
बंध बनाने में भाग लेना कम कर देता है। अब वो आसानी से बंध नहीं बनाता, वो सुस्त होता जाता है। इसी घटना या प्रभाव को नाम दिया गया अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव आगे भी हम देखेंगे इसके डिस्कशन के रूप में। इसके बाद गलनांक, क्वथनांक, ध्रुवण, ध्रुवणीयता से कोई खास मतलब नहीं है। ठीक, तो अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं। हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, रासायनिक गुणों को अलग से ही पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। तो पी ब्लॉक के बारे में सामान्य जानकारी ये है। इसके बाद आपको पढ़ना है पी ब्लॉक के अंतर्गत समूह 13 के तत्व। समूह 13 के तत्व। ठीक है, तो समूह 13 के तत्व क्या क्या है? तो सबसे पहले तत्वों के बारे में जान लें। तो समूह 13 में हमारे पास कुल 5 तत्व हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये हमारे पास 5 तत्व हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहले का याद रखो, बोरॉन का कितना है भाई? 5, उसमें 8 जोड़ दो, 13 हो गया। अब आपको 18 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 31। एक बार और 18 जोड़ो, 49, और 32 जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां हमको परमाणु क्रमांक मिल गया। अब परमाणु क्रमांक के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर यहां हम आर्गन लिख देते हैं। आर्गन लिखने से क्या होता है? 3p6 तक लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उतार के इसको p1 की जगह यहां 3p6 तक ऊपर से उतार लीजिए, और उसके बाद 3d10 4s2 4p1। इसके नीचे आते हैं क्रिप्टॉन, तो आपको 4p6 तक लिखने की जरूरत नहीं है। 4p6 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां 4d10 लिखिए, 5s2 5p 5p1। फिर इसके बाद जेनॉन कर दीजिए। आपको 5p6 तक लिखना नहीं है। 4f14 5d10 6s2 6p1। ये एक सामान्य तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का, और इससे एक बात पता चलती है कि इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 1, और s में कितने हैं भाई? 2 2। ठीक है ना, S2P1, यही इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। कुछ बहुत सरल सरल गुण हैं, 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा हुआ है, कोई बहुत मारा मारी नहीं है। आप चाहे तो 11वीं 12वीं की बुक भी रिफर कर सकते हैं, वहां ज्यादा दिया हुआ है इससे। धात्विक व अधात्विक गुण। बोरॉन एक अधातु है। पहला तत्व क्या है? अधातु है। जैसे जैसे नीचे आएंगे धात्विक लक्षण बढ़ते जाते हैं। एल्यूमिनियम हम सब जानते हैं धातु है। आपके चारों तरफ जो खंभे में तार जाती है वो सब किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, खासतौर से घरों में जो प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। दूसरा है परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, जैसा कि हमने पढ़ा, परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है, पर आपको थोड़ा सा इसमें गड़बड़ मिलेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? कहां पे गड़बड़ मिलेगा? यहां पे।
एल्यूमिनियम और गैलियम में। इसका कारण क्या है? तो पहले हम देखते हैं गड़बड़ क्या है। नियमानुसार त्रिज्या में एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए किसको? गैलियम को। किंतु वास्तव में एल्यूमिनियम से छोटा होता है कौन? गैलियम। क्यों छोटा होता है भाई? तो छोटा होने का कारण सीधा सीधा है, नाभिक का आकर्षण कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया है। ठीक है, नाभिक ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। होता यह है कि एल्यूमिनियम तक अगर आप बात करें तो डी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं। न तो बोरान में किसी डी में इलेक्ट्रॉन गया है और न एल्यूमिनियम में। लेकिन जैसे ही गैलियम में हम अंदर आते हैं, ध्यान से समझें, ठीक, बोरॉन में स्थिति है 1 2 3, ये है बोरॉन। अब आते हैं किसमें? एल्यूमिनियम में। तो ये भर जाएगा पूरा, 8 इसमें भर देना है आपको। इसके बाद एल्यूमिनियम में 1 2 3, बस इतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप किस में जाते हैं? गैलियम में। तो गैलियम में 1 2 3 तो बाहर है, लेकिन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, वो अंदर भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने एक्स्ट्रा भरे? 5 तो पहले वाले में भी भर रहे थे। 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 3D में भर जाते हैं, अंदर भर रहे हैं, बाहर नहीं भर रहे। तो इससे होता यह है कि नाभिक में भी 10 प्रोटॉन उसको संतुलित करने के लिए आते हैं। तो नाभिक में जब 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो नाभिक का आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, और इसलिए गैलियम में वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसकी त्रिज्या एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं कि समूह 13 में गैलियम की त्रिज्या एल्यूमिनियम से छोटी होती है, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें भरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण को, एक तो नाभिक का आकर्षण बढ़ गया, दूसरा ये रुकावट ज्यादा उत्पन्न नहीं करते। तो कुल मिला के आप खाली ये लिखेंगे कि गैलियम में 3D कक्षक के भरने से नाभिक में अचानक 10 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब आते हैं आयनन ऊर्जा पे। जो जो टॉपिक पहले पढ़ा था वही टॉपिक इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। अगला है हमारा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में बात करें तो समूह 13 के तत्वों के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एक पी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनन ऊर्जा का आपने पढ़ा हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। लेकिन यहां फिर यही गड़बड़ी किसमें मिलेगी? यहां मिलेगी। यानी नियमानुसार एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा और गैलियम की कम होनी चाहिए थी, लेकिन होता है एल्यूमिनियम की कम और गैलियम की ज्यादा। इसका कारण फिर से वही चीज बता देना है कि गैलियम में n-1 यानी 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसकी वजह से नाभिक में आकर्षण बल या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण नाभिक का आकर्षण बल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है और नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ जनरल बातें हुई हमारी। हाँ, और याद रखिएगा इन्हीं सब से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा के बाद अगली चीज ऑक्सीकरण अवस्था। बता चुका मैंने। ऑक्सीकरण अवस्था इन सब के बाह्यतम कोष में NS2Np1 इलेक्ट्रॉन है। अगर P का इलेक्ट्रॉन बस इस्तेमाल किया तो एक और बाकी का किया तो 3। तो इनकी दो ऑक्सीकरण अवस्था, महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी है? +1 और +3 इनकी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था है। और ऊपर से नीचे आने पर ये जो +3 बड़ी वाली ऑक्सीकरण अवस्था है, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन इसमें किसके हैं? S के। और ये दो इलेक्ट्रॉन भाग लेना कम कर देते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ा कम देखने को मिलती है। वैसे अक्रिय युग्म प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है समूह 13 पर। ठीक है। आखिरी की कुछ बातें आज की क्लास की। रासायनिक समूह, अब रासायनिक क्रियाशीलता या रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्राइड। समूह 13 के तत्व जो हाइड्राइड बनाते हैं वो अलग अलग प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो इसको ध्यान से देखें कि समूह 13 के कोई भी तत्व सीधे हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से हम इनके अलग अलग हाइड्राइड बना सकते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड खास तौर से महत्वपूर्ण होते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड को बोरेन कहा जाता है। जैसे कार्बन के हाइड्राइड क्या है? हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन 3 टाइप के हैं। तो बोरॉन के हाइड्राइड बोरेन कहलाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। इनका 2 सूत्र है। एक है आपका BnHn+6, तो एक है BnHn+4 और एक है BnHn+6, जहां n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कम से कम 2 रखना है आपको n का मान। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है B2। n की जगह 2 रखो तो 2 धन 4 कितना हो जाएगा? 6। ये डाई बोरेन की संरचना आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह जो है, बाकी जो तत्व हैं वो MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम AlH3 किसका बहुलक बना लेता है? गैलियम GaH3 इसका बहुलक बना सकता है। ये हाइड्राइड इनके हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल हाइड्राइड पूछे तो सिर्फ बता देना है कौन कौन से हाइड्राइड बनाते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड बोरेन कहलाते हैं, इन 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन से क्रिया। नेक्स्ट चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से क्रिया में अगर हम देखें तो ये M2O3 प्रकार का ऑक्साइड मूल रूप से बनाते हैं। M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें आप देखिए B2O3 है, Al2O3 है, Ga2O3 है। ये इस तरह से हैं। अब इनके गुण अगर देखें तो ये अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा नहीं, दुर्बल अम्लीय। ये उदासीन होता है और ये क्या होता है? थोड़ा क्षारीय। तो यानी जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, एक्चुअल में ये नहीं, ये दोनों उदासीन हैं,
इसके बाद वाला है, यानी कि In2O3 और Pl2O3, ये क्या है आपके क्षारीय। तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, समूह 13 के ऑक्साइडों की अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उदासीन या उभयधर्मी कौन सा है? एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, अच्छा। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्रिस्टलीय एल्यूमिना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 को हम एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। ये बहुत से रूपों में पाया जाता है। इसका एक अल्फा रूप कोरंडम के नाम से जाना जाता है, कोरंडम। अब ये कोरंडम क्या होता है? अपघर्षक है। अपघर्षक यानी घिसाई करने का काम आता है। तो अगर आप देखें कि जो चाकूधार करने वाला पत्थर होता है, या आप मशीन में लगा हुआ देखेंगे ग्राइंडिंग स्टोन, वो संभवतः क्या हो सकता है? कोरंडम। ठीक है, इसके अलावा अनेक बहुमूल्य रत्न जैसे हैं रूबी, हरित कोरंडम, नीलम, पुखराज आदि एल्यूमिना के विभिन्न रूप हैं। तो कभी आपसे पूछ ले भाई नीलम या पुखराज किसके रूप हैं, तो एल्यूमिना Al2O3 के ही रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। ठीक। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बोरिक अम्ल एक प्राकृतिक त्रिक्षारकीय दुर्बल अम्ल है। बोरॉन का हाइड्रोक्साइड जो है H3BO3, आप सबको पता है। बोरिक एसिड, कैरम पाउडर खेलते हो ना, वो कैरम पाउडर नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कैरम पाउडर के रूप में हम उसी को यूज करते हैं। ये एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, सॉरी, दुर्बल अम्ल है, अम्लीय है, इसीलिए बोरिक एसिड नाम दिया गया है। और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है। तो जैसे ऑक्साइड के गुण हैं, वैसे ही इनके हाइड्रोक्साइडों के भी गुण होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम